किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम सच के साथ और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सच के साथ के इस कार्यक्रम में आज हम किसान भाइयों को एक ऐसे सच के बारे में रूबरू कराएंगे जिस सच के जरिए किसान भाई खेती किसानी में जो तमाम समस्याएं हैं उसका समाधान एक शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। वो एक शक्ति किसान भाइयों को खेतों में उपयुक्त तरीके की फसल के बीज उपलब्ध कराने की बात हो या फिर खेत में फसल बुआई की बात हो, बुआई करते समय तमाम मशीनी या फिर यूँ कहें कि नई तकनीकियों के उपयोग की बात हो, बुआई के बाद फसल तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद फसल कटाई की बात हो, फसल कटाई के बाद फसल के भंडारण की व्यवस्था करने की बात हो, इन तमाम चीज़ों का समाधान उस एक शक्ति के द्वारा किया जा सकता है। यानी यूँ कहें कि वो शक्ति खेती किसानी में जो तमाम समस्याएं किसान भाइयों को देखनी पड़ती है उसका समाधान कर सकती है। फसल कटाई के उपरांत के बाद आपने भंडारण कर लिया, भंडारण करने के बाद आप मार्केट में उसका अच्छा मूल्य ले सकें। साथ ही साथ अगर आपके पास ज़्यादा उपज हो गई है तो उसका प्रोसेसिंग कैसे करना है, प्रोसेसिंग के बाद कैसे कस्टमर तक अपने उत्पाद को पहुँचाना है, इन तमाम चीज़ों का समाधान एक शक्ति कर सकती है और वो शक्ति है FPO। जी हाँ दोस्तों, किसान उत्पादक संगठन एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए किसान भाई खेती किसानी में जो हो रही तमाम समस्याओं हैं उसका समाधान सिर्फ एक शक्ति के इस्तेमाल के जरिए हो सकता है। किसान भाइयों को अच्छा मूल्य मिल सकता है, अच्छी बीज सुनिश्चित की उपलब्धि हो सकती है, अच्छी भंडारण व्यवस्था कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का समाधान सिर्फ एक चीज़ कर सकती है, वो है FPO। आज हमारे देश के अंदर करीब 10,000 FPO रजिस्टर्ड हो चुके हैं और इन FPO से कैसे किसानों की ज़िंदगी बदल रही है, आज इस सच को हम जानेंगे। और जो किसान भाई आज तक FPO का लाभ नहीं ले पाए हैं या चाहते हैं कि FPO से जुड़ें और FPO से जुड़ने के बाद क्या बदलाव हमें देखने को मिलेगा कृषि के क्षेत्र में, कृषि से जुड़े हुए जो किसान हैं उनके जीवन में, ये भी समझने का आज प्रयास किया जाएगा। तो आज के सच में इसी सच को हम जानेंगे और जानेंगे कैसे FPO का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, FPO से जुड़कर खेती किसानी में जो तमाम लक्ष्य रखे गए हैं उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे सच के साथ की हमेशा की तरह पहले एक रिपोर्ट के साथ। कृषि और किसान देश की रीढ़ है, इसीलिए देश के किसान का सशक्त होना जरूरी है और सरकार लगातार इसके लिए सराहनीय प्रयास करती आ रही है। इन्हीं प्रयासों में से एक है किसान उत्पादक संगठन यानी FPO का गठन। बता दें कि किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह होता है जो कृषि उत्पादन के कामों में लगा होता है और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। वित्तीय लाभ और तकनीकी सहायता के लिए FPO का कंपनी कानून 2013 या राज्य सहकारी समिति कानून के तहत पंजीकृत होना जरूरी होता है। ये किसान उत्पादक संगठन किसानों व उत्पादकों की चुनौतियों का समाधान करने और उनकी आय बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा था और 10,000वां FPO बिहार के खगड़िया जिले में पंजीकृत किया जा चुका है। इतना ही नहीं, अब तो FPO ई-नाम प्लेटफॉर्म से भी जुड़ रहे हैं। अगर बात फायदे की करें तो FPO छोटे और सीमांत किसानों व उत्पादकों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने, परिवहन लागत कम करने और पूर्ण उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। FPO सिस्टम में किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे भाव मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ बिचौलिए नहीं होते। महिलाएं भी FPO से जुड़कर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक FPO को बनाने और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सरकार किसान उत्पादक संगठनों को खूब बढ़ावा दे रही है। इस तरह सरकार के सहयोग से किसान उत्पादक संगठन और इनसे जुड़े किसान खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में कामयाब हो रहे हैं। तो आपने देखा कैसे FPO के जरिए किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है और 10,000 FPO आज हमारे पूरे देश में रजिस्टर्ड हो चुके हैं जिसका लाभ सीधा किसान ले रहे हैं।
आज इसी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए और कैसे किसान भाई एफपीओ से जुड़कर अपने जो लक्ष्य है यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से किसान भाई मजबूत हो सके, अच्छी उपज मिल सके और अच्छी तरीके से वो आगे बढ़ सके, इन तमाम चीज़ों का समाधान एफपीओ के जरिए कैसे हो सकता है, इसको समझने का सच के साथ में आज हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह एक खास पैनल होता है, कुछ खास एक्सपर्ट है। आइए उनसे सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि आज सच के साथ में कैसे एफपीओ के जरिए किसानों को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सतीश कुमार यादव जी का। आपका स्वागत है सर। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, नोडल ऑफिसर आईसीआर से हैं। इसके साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है पंडित प्रेम बरेलवी जी। आपका भी बहुत स्वागत है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जेपी दबास जी हैं। दबास जी आपका भी बहुत स्वागत है, आप रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। और आखिरी में हमारे साथ सुमित डागर, एक किसान है और प्रगतिशील किसान है। हाल ही में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात भी की थी और काफ़ी अपने अनुभव को साझा भी किया था और इनको आपने पहले भी कई बार हमारे साथ चर्चा करते हुए देखा होगा। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर यादव जी आपका रुख करते हैं जी। एफपीओ में ऐसी क्या क्षमता है, ऐसी क्या खास बात है जिसको लेकर हमारी सरकार, हमारे संस्थान लगातार प्रयासरत हैं, किसानों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं और जोर दे रहे हैं कि किसान भाई इस एफपीओ से जुड़े। ऐसा क्या बदल जाएगा उनके जीवन में एफपीओ से जुड़ने से? देखिए, सबसे पहले सबको नमस्कार। और जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है वो कृषि पर आधारित है। तो जब किसान मजबूत होंगे, खेती मजबूत होगी तो देश अपना आप मजबूत होगा। ये एक छोटा सा इसका इक्वेशन है। अब इसमें जैसे आपका प्रश्न है कि एफपीओ से ऐसा क्या बदल जाएगा जी। एफपीओ वो आधारभूत एक टूल है जो अब तक किसी के संज्ञान में नहीं आया था या जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। चूँकि हम कृषि प्रधान देश हैं तो किसानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधारेंगे तो सुधार होगा। फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसा संगठन है, ऐसा संघ है कि इसके माध्यम से किसान अपने खेत में जो उत्पादन करेगा वह सीधा या तो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा या जो बड़ी कंपनीज हैं जिसको बहुत बड़े लेवल पर कंज्यूमर तक पहुंचा सके या उसको एक्सपोर्ट कर सके। तो बीच में जो बिचौलियों की चेन है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी या कहीं कहीं स्थान पर ख़त्म भी हो जाएगी जी। ये हम सब जानते हैं कि जो बिचौलियों की चेन में अगर 1-2% भी मार्जिन रहता है तो किसान जो उत्पादन करता है वो कई गुना ज़्यादा महंगा होकर कंज्यूमर तक पहुँचता है। बिल्कुल, कंज्यूमर जो पैसा देता है वो बहुत कम होकर किसान तक उसका अंश पहुँचता है जी। तो ये एफपीओ की एक बहुत बड़ी इसकी ताकत है जिसको हम विस्तार से और चर्चा कर सकते हैं जी। तो बिचौलियों की जो ताकत है उनको खत्म करके किसानों को सशक्त करने की जो कवायद है वो एफपीओ के जरिए शुरू की गई है, ऐसा डॉक्टर यादव जी का कहना है। पंडित प्रेम बरेलवी जी आपसे समझना चाहेंगे, कितना सहमत है डॉक्टर यादव जी के वक्तव्य से आप? किस तरीके से एफपीओ क्या जो हमने लक्ष्य रखे हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बदलने में एफपीओ कारगर हैं, कामयाब हो रहे हैं? बिल्कुल, डॉक्टर यादव साहब ने जो बताया वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं अगर जोड़ूं तो देखिए क्या है कि हमारा जो ग्रामीण किसान है अधिकांशतः वो उस स्थिति में नहीं पहुंच पाता कि वो अपने बीज अपनी फसल को कहाँ बेचे और कहाँ से बीज खरीदे, कहाँ से खाद खरीदे वगैरह वगैरह। तो एफपीओ के ज़रिए उसे काफ़ी सुविधाएं ये मिल जाएंगी कि उसे पता चल सकेगा कि उसकी फसल का अच्छा मूल्य कहाँ मिलेगा, अच्छा भाव कहाँ मिलेगा। एक तो ये है। दूसरा, एक समस्या देश में पैदा हो गई है नकली बीजों की। बिल्कुल, आपको अच्छी तरह मालूम होगा अभी 24-25 में लगभग 2.5 लाख सैंपल लिए गए थे और उसमें 32,000 से ज़्यादा सैंपल जो है नकली बीजों के या ख़राब बीजों के पाए गए। तो ये एक समस्या है, इससे किसानों को बहुत बड़ी असुविधा हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें क्या है, एफपीओ के ज़रिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है और जागरूकता इस हद तक है कि किसानों को ये बताया जाएगा कि किस तरीके से वो अपनी फसल का अच्छा दाम ले सकते हो, किस तरीके से अच्छे बीज अच्छी खाद खरीद सकते हैं। इसमें क्या है, किसानों को कई तरह का नुकसान हो जाता है। नकली बीज खरीदे, नकली बीज खरीदने पे फिर वो फसल पैदावार ठीक नहीं हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए वो फर्टिलाइज़र खाद खरीदता है, फिर फर्टिलाइज़र दवाएं खरीदता है। तो एक तो उसको अपने लागत मूल्य की हानि होती है, फिर फसल में अच्छे उत्पादन नहीं होता है, उसकी हानि होती है। ख़राब उत्पादन होता है, यानी उसकी फसल में जो उत्पादन आता है तो उसमें जो दाना निकलता है किसी भी चीज़ का या कोई और पैदावार है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, तो उसके दाम भी फिर ख़राब मिलते हैं। तीसरा एक और बहुत बड़ा कारण है कि इससे क्या होता है कि उसकी भूमि जो है वो बंजर हो रही है खेती की। और आपको पता होगा कि हमारे देश में तकरीबन
मेरे ख्याल से 5,567 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर भूमि जो है वो बंजर हो चुकी है और इसकी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है, वैज्ञानिकों का ये कहना है कि 2030 तक 1100 हेक्टेयर भूमि और बंजर हो जाएगी। तो ये नकली बीज, नकली खाद और नकली फर्टिलाइज़र जो दवाएं हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो किसानों को जागरूकता जब मिलेगी तो वो एक तो इससे बचेंगे कि उनकी फसल का दाम जो ठगी हो रही है उनसे, उसका एक अच्छा बाज़ार मिल जाएगा, अच्छे दाम मिल जाएंगे। दूसरा, एक तरफ वो नकली दवाइयाँ, नकली खाद और नकली बीजों को खरीदने से बचेंगे। इसके लिए QR कोड हुआ करेगा किसी भी चीज़ पे, वो उनको जागरूकता फैले किस तरीके से वो चयन करें। और FPO के जरिए नकली जो बेचने वाले हैं, जो नक्काल हैं, उन पे लगाम लगेगी। ये सरकार का अच्छा कदम माना जा सकता है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि FPO के जरिए किसान भाइयों के जो कई समस्याएं उसका समाधान करने को मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर दबास जी, आपका रुख करता हूँ। जैसे हमारे बरेलवी साहब ने कहा कि तरह की नकली दवाएं, नकली खाद, नकली बीज, इसका जो समाधान है वो सिर्फ FPO है। अभी तक जितने FPO रजिस्टर्ड हमारे देश में हो चुके हैं, लगभग 10,000 FPO रजिस्टर्ड हो गए हैं। इन FPO से जुड़े हुए जितने भी किसान हैं, क्या वो सभी किसान भाई इन सब चीज़ों का लाभ ले रहे हैं और नकली खाद, नकली दवाएं, नकली चीज़ों से मुक्त हो चुके हैं? क्या एकमात्र समाधान FPO ही है हमारे पास, और वाकई में क्या FPO इन सब चीज़ों को रोकने में कारगर है? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत सुंदर है। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि संघ में शक्ति होती है, संघे शक्ति। और भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसने पूरे दुनिया में नई नई चीज़ें करके और एक अलग से रास्ता दिखाया है। और इसमें सबसे बड़ा रास्ता दिखाने वाला हमारा जो अमूल, जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, ये भी किसानों का संघ है। और आजकल सोसाइटी और FPO दोनों ही एक साथ माने गए हैं, जो कंपनी एक्ट में दोनों को ही बराबर का दर्जा दिया गया है। तो हम इससे वाकिफ तो बहुत पहले से हैं, लेकिन हम इसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि किसान की जो समस्या है उसकी ये है कि अगर उत्पादन लागत कम हो, उत्पाद ज़्यादा हो, उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर हो और हम बाजार के अनुकूल उत्पाद पैदा कर पाएं। और साथ साथ में जब उत्पादन लागत की बात आती है तो एक तो इनपुट जो यूज करता है वो किसान, जैसे अभी हमारे पत्रकार महोदय ने बताया कि काफी नकली होते हैं। तो नकलियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब किसान उत्पादन संगठन हो गया, किसानों की सहकारी समिति होगा, किसानों का संघ होगा, तो वो सीधे ही जैसे खाद इफको से लेंगे, क्रिप्को से लेंगे, जो कंपनियां बनाती हैं उनसे ही लेंगे। और इसी तरह से जो दवाइयां भी हैं वो भी उन्हीं से लेंगे। और साथ साथ में हम किसानों के साथ साथ में नए नए रोजगार शुरू कर सकते हैं, यानी कि खेती को एक व्यवसाय का रूप दे सकते हैं। जो हमारे किसान भाई गेहूं की पैदावार कर रहे हैं, आज गेहूं का भाव मिलता है उनके 22-25 रुपए किलो, लेकिन उसको अगर बीज में हम कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि बीज का एक प्रोटोकॉल है, वो कोई भी किसान कर सकता है, तो ये किसान उत्पादन संगठन बीज भी पैदा कर सकते हैं, तो उसी गेहूं को वो 35 और 40 रुपए किलो बेच सकते हैं। यानी कि उनका सीधा ही मतलब भाव दुगना हो जाता है। और जब बाजार की बात आती है तो बाजार में जितनी भी सब्जियां हैं, अगर किसान ने आज 5 रुपए किलो टमाटर बेचा है तो उपभोक्ता उसको 20 या 25 रुपए किलो खरीद रहा है। बिल्कुल। जबकि किसान को उसका मुश्किल से 25% मिला। बिल्कुल। तो ये किसान उत्पादन संगठन है, ये जब वो डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे या मार्केटिंग में सीधे आएंगे, उपभोक्ता को देंगे, तो इनको किसान को आराम से 10 या 15 रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किसान की आमदनी दुगनी अपने आप हो जाएगी, जो हम सरकार का हमारा लक्ष्य है, बशर्ते कि हमने किसान को ट्रेन करना है। दूसरी बात है वैल्यू एडिशन। आज हम गेहूं पैदा करते हैं तो हमारा 22 से 25 रुपए किलो बिकता है, लेकिन गेहूं के आटे को अगर हम सेमियों में कन्वर्ट कर दें तो 200 रुपए किलो है। बिल्कुल। अगर दलिया बना दें तो 50 से 80-90 रुपए किलो है। तो इसी तरह से जितने भी हम प्रोसेसिंग करते हैं तो इनकी वैल्यू एडिशन होती है। और जब ये प्रोसेसिंग गांव में होती है तो गांव में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो हमें जो FPO जो है ये किसानों को संगठित करने के साथ साथ में उनकी शक्ति बढ़ाने का, यानी कि कैपेसिटी बिल्ड करने का है। और जब किसान की कैपेसिटी बिल्ड होगी तो उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। और भारत के किसान में वो ताकत है, और उसने कोरोना में दिखा दी कि जब सभी सेक्टर पीछे हट रहे थे तो किसान आगे बढ़ रहा था, जबकि विपरीत परिस्थितियां थी। तो उसके लिए किसान का साथ देना बहुत जरूरी है। और आज हम FPO के जो गठन की बात करते हैं तो FPO में सबसे जरूरी हम किसान को एजुकेट करें कि ये FPO कैसे बनेंगे, ये कैसे चलाने हैं, इनका प्रबंधन कैसे होगा, आप कौन कौन से लाइसेंस लेने हैं, आप कहां से लाइसेंस मिलेंगे। यानी कि गवर्नमेंट का काम एक फैसिलिटेटर का है, यानी कि उसको सहयोग करने का है। और अगर गवर्नमेंट सहयोग करती है और किसान को उसकी ताकत पूरी पता लग जाती है तो हमारा जो किसान है पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। और देश को आगे बढ़ाने का तरीका ही किसान उत्पादक संगठन है, क्योंकि जब तक किसान संगठित नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे बढ़ने के लिए किसान को संगठित करना है, और किसान जब संगठित हो जाएंगे तो सरकार का काम भी आसान हो जाएगा
उसको कोई तकनीकी देनी है, उसको कोई ट्रेनिंग देनी है, तो इनके माध्यम से जल्दी जाएगी जी और ज़्यादा फैलेगी। तो किसान को संगठित करना बहुत जरूरी है, उसका प्रोसेसिंग उसको कराना सिखाना बहुत जरूरी है। और इसमें ज़्यादा जोर देने की जो बात है, हमें डॉक्टर वी कुरियन से सीखना चाहिए। डॉक्टर वी कुरियन ने किस प्रकार से एक सहकारी समिति को पूरे वर्ल्ड लेवल पे ले आए, तो इसी तरह से हमें कुछ ऐसे संगठन तैयार करने पड़ेंगे जो इनको गाइड कर सके, उनको एजुकेट कर सकें, उनका प्रबंधन कर सकें। आज किसान उत्पादक संगठन जो भी पीछे हट रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है उनका जो MD है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, यानी कि जो आपका मेन जो प्रबंधक है, वो सही से एजुकेटेड नहीं है। क्योंकि जब तक किसान पूरा अपना प्लान नहीं बनाएंगे, अगले 6 महीने क्या होना है, साल बाद क्या होना है, उपभोक्ता क्या चाहता है, सरकार की नीतियां क्या चाहती हैं, क्योंकि ये एक किस्म से बीच में सरकार के, उपभोक्ता के और बाजार के बीच में एक कड़ी है, और कंपनियों के बीच में भी एक कड़ी है। और किसान जो है बीज का भी उत्पादन कर सकता है, किसान बहुत सारे फलों का ऐसा उत्पादन कर सकता है जो हमारे प्रोसेसिंग है वो हो, लिंक कर सकते हैं, और जब लिंक करेंगे तो फायदा होगा। तो हमें किसान को यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि कोऑपरेटिव जो सहकारी समिति है या FPO है, ये एक हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है वो मेन काम करता है। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है उसको हम एजुकेट करें। FPOs कर रहे हैं, और जो किसान भाइयों की मूलभूत समस्याएं का जिक्र हमारे मेहमानों ने किया, उसका समाधान FPO में करने की क्षमता रखते हैं। डागर जी, आपका रुख करते हैं, क्योंकि आप एक किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, कई तरह की फसलें आपने बोई भी हैं, लगातार आप खेती किसानी से जुड़े भी रहते हैं। किस तरीके का अनुभव आपका रहता है, मूलभूत समस्याएं किसानों की क्या आती है, और आपकी खेती किसानी में आपने क्या समस्याएं ऐसी देखी जिसमें आपको लगता है कि अगर मैं FPO से जुड़ता हूं या FPO बना के चलता हूं तो मैं उन समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, और मैं खेती में जो उपज अभी ले रहा था या जो समस्याएं मैं देख रहा था उसका बेहतर समाधान FPO के जरिए कर सकता हूं? हाँ, नमस्कार सर। और इसमें जो समस्याएं रहती है किसान की, वो बीज से शुरू होती है। सबसे पहले सर्वप्रथम बीज आता है, उसको एक अच्छी उत्तम क्वालिटी का बीज नहीं मिलता। बीज मिलने के बाद जब उसको उगाता है तो उगाने में उसको जो खाद मिलते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा महंगे दामों में मिलते हैं, या उसको वो भी नकली मिल जाता है। उसके बाद जब उगाने के बाद रहता है उसको बेचने की समस्या कि अब मैं इसको बेचूं कहाँ पे, तो वो मंडी का रुख करता है, और मंडी का रुख जब वो करता है तो उसको वहाँ पे अच्छा दाम नहीं मिलता, तो किसान वहाँ पे निराश हो जाता है। FPO जो एक संगठन है वो एक बेहतरीन संगठन है, और भारत सरकार की बहुत ही बेहतरीन ये पहल है। इसमें कृषि मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि किसानों का एक संगठन होना चाहिए, जो संगठन अपना विकास खुद करेगा, उनकी सहायता की जाएगी। तो इसमें जो अपने कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि एक जो संगठन हमने बनाया है या जिसकी हमने पहल की है, ये 10,000 जो संगठन अब तैयार हुए, ये इसी का कारण है कि ये बहुत जल्दी से इस पे फैला हुआ है कि किसानों को इसमें बहुत ज़्यादा रुचि आ रही है। उसमें क्या होता है, जब वो संगठन तैयार हो जाता है तो उसमें जो किसान इकट्ठे होते हैं, उनको एक तो जो गुणवत्ता के जो बीज मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं, उसमें नकली होने के कम चांस होते हैं। डायरेक्ट उनका कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट होता है कि वहाँ से उस कंपनी से हमारे सारे बीज आएंगे, यहाँ से खाद आएगा, वो सारा रहता है। जो कंपनियां हैं उनको सामान तो चाहिए, जो कंपनियां कोई बिस्किट बना रही है, कोई कंपनी को कुछ चाहिए, किसी को चिप्स बनाने हैं, किसी को कोई करना है, तो वो पहले क्या रहती थी, वो बड़ी बड़ी ब्रोकर्स के पास जाती थी, वहाँ से वो खरीदी। जब FPO का एक संगठन बन गया, वहाँ पे सभी किसानों ने मिल के काम किया, तो उन कंपनियों ने किसानों के साथ संगठन किया कि आप अगर गेहूं लगा रहे हैं या आप कोई और अन्य फसल लगा रहे हैं तो उससे हमें चिप्स उससे हमें बिस्किट बना के देखिए, या आप आलू लगा रहे हैं तो उससे हमें चिप्स बना के दीजिए। तो उससे क्या हुआ, एक तो रोजगार वहाँ पे उत्पन्न हुए, वहाँ की जो महिलाएं थी, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं थी, उनको रोजगार मिला, उसी FPO से सैलरी भी उत्पन्न होने लगी लोगों के लिए, और उसके जो आलू का दाम था वो कई गुना हो गया। एक अगर आलू बेचने जाते थे तो 20 रुपये किलो, भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, लेकिन वही आलू के जब उन्होंने चिप्स बनाए, वहीं पे वो प्रोसेस हुए, उन्होंने एक उत्पादन बहुत उसका अच्छा रहा, और जब वो उसकी वीडियो बना के उनको देने लगे कि इस तरीके से ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वहाँ पे लोग देखने भी आने लगे, और वो जो चिप्स के दाम थे वो कई गुना हो गए, बहुत अच्छा रहा। भारत सरकार ने इसमें और भी अच्छी पहले की कि जितने भी अपने FPO के संगठन रहे उनके लिए मार्केट भी देना उन्होंने स्टार्ट किया कि जो भी FPO के संगठन है वो आइए, दिल्ली की तरफ आइए, या दिल्ली के अन्य भी मार्केट है, जो भी सिटीज़ की मार्केट है, जहाँ भी शहरों में, वहाँ पे उन्होंने फ्री में उनके स्टॉल लगवाए। स्टॉल लगाने से क्या हुआ, जब वहाँ पे उन्होंने जो कंपनियां हैं उनको न्योता दिया कि आप आइए FPO संगठन से यहाँ पे मिलिए, वहाँ पे उन FPO संगठन को बहुत ज़्यादा व्यापार मिला, और वो बहुत ही फल फूल रहे हैं और बहुत अच्छे से उसमें काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर FPO एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए किसान भाइयों की हर समस्या का समाधान हो सकता है, चाहे उनकी आजीविका को लेकर हो, चाहे आर्थिक स्थिति को लेकर हो, सामाजिक स्थिति को लेकर हो, चाहे प्रमाणित बीज की उपलब्धता की बात हो, चाहे खेती में मशीनीकरण के उपयोग की बात हो, फसल कटाई के उपरांत फसल को मार्केट तक पहुंचाने का अच्छा मूल्य लेने की बात हो। अब तक के वक्तव्यों से ये समझ में आता है कि FPO किसान भाइयों की हर संभव मदद कर सकता है, हर समस्या का समाधान करने की क्षमता रखता है। लेकिन अब FPO का निर्माण कैसे करना है, FPO से जुड़ना कैसे है, FPO की कार्यशाला कैसी होती है, इसकी कार्यकारिणी सदस्य कैसे बनते हैं, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम सच के साथ।
बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सच के साथ और आज हम बात कर रहे हैं एफपीओ की भूमिका के बारे में, कैसे कृषि क्षेत्र में बदलाव लेकर आ रहा है एफपीओ, उसके बारे में समझ रहे हैं। कुछ खास बुद्धिजीवी हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद हैं। डॉक्टर यादव जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर यादव जी, एफपीओ कैसे किसानों की मदद कर रहा है इसको तो हमने समझ लिया, अब आते हैं इसके निर्माण की बात के ऊपर। अगर कोई किसान एफपीओ की शुरुआत करता है, किन बातों को ध्यान में रखकर एफपीओ की शुरुआत करनी चाहिए? जैसे कैसे समझना चाहिए कि मेरा एफपीओ इस क्षेत्र में काम कर सकता है, एफपीओ में कितने लोगों की आवश्यकता होती है, उन लोगों की कार्यकारिणी कैसे बनाई जाती है कि आप ये संभालेंगे, आप ये संभालेंगे, कुल मिलाकर इसको बनाया कैसे जाए, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? जी, एफपीओ एक तो किसानों के लिए किसानों के द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें किसानों को एक प्रकार शेयर होल्डर कहो या मालिकाना हक रहता है जी। तो अब इसमें मिनिमम 10 किसान एक एफपीओ का निर्माण कर सकते हैं। उसमें डायरेक्टर्स होते हैं जी। तो उसमें 5 डायरेक्टर मिनिमम बनाए जाते हैं, 15 तक भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फार्मर्स, कितने किसान उससे जुड़े हैं। उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका खतौनी, जिसके पता लगता है किस किसान के पास कितनी ज़मीन है जी। अगर खसरा खतौनी का उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस इलाके का जो तहसीलदार है वो एक प्रमाण पत्र देता है कि ये व्यक्ति किसानी से, खेती से, उत्पादन से जुड़ा हुआ है जी। उस बेस पे भी वो एफपीओ का सदस्य बन सकता है। तो जब कोई व्यक्ति 10, 12, 15 लोगों का समूह मिलकर एक एफपीओ का निर्माण कर लेता है तो वो उसके लिए फिर सरकार भी उनको एक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो लगभग 15 लाख तक भी वो सहायता प्रदान की जाती है अलग अलग वर्षों में समय के साथ साथ। अब इसमें वित्तीय सहायता मिल रही है, तकनीकी सहायता भी मिल रही है। अब किसानों का अपना खुद का मालिकाना हक है, वही शेयर होल्डर हैं, तो इसमें कहीं भी लीकेज का या बदमाशी का चांस खत्म हो जाता है जी। क्योंकि किसान जो इसके सदस्य हैं वही इसके मालिक भी हैं, वही इसमें काम भी कर रहे हैं। तो ये तो हुआ। अब इसमें है 2 प्रकार की कैटेगरी आती है कि एक तो किसान एफपीओ का निर्माण करते हैं एक ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे कि कौन से रीजन में वहाँ की सारी फसलों को मिलाकर एफपीओ बना देते हैं। एक होता है एक सिंगल फसल, कोई भी ऐसी फसल जो लंबे चौड़े क्षेत्र में उत्पादित होती है, उन किसानों का एक एफपीओ बनता है। तो ये अलग अलग कैटेगराइजेशन है। इसमें जैसे नाबार्ड एक संस्था है जो रूरल डेवलपमेंट पे, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में काम करता है, वो बैंक वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। अगर किसान इसमें और गहराई से जाना चाहते हैं और इसके सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, इसकी वेबसाइट पे जाकर इसमें ढेर सारी जानकारियां सरकार ने उस वेबसाइट में डाल रखी हैं। इसका एफपीओ कैसे बनाना है, कैसे इसके कितने सदस्य हों, उन सदस्यों के क्या क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए, कितने समय के लिए वो काम करेगा, कौन सी फसलें इसमें हैं। अच्छा, जैसे हम मान लेते हैं कोई कहता है एफपीओ में केवल फसलें आती हैं, ऐसा नहीं है। एफपीओ फसलों के आधार पर तो ये बेस हो गया, लेकिन जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं उन सब में एफपीओ का निर्माण या एफपीओ की संरचना की जा सकती है। फिशरीज अपने आप में एक बहुत बड़ा है, जो हम तो यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं उन तटीय क्षेत्रों में
मछली पालन बहुत आयत से है, तो वहाँ उस हिसाब से एफपीए बनेंगे। कई जगह पर मशरूम कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है, तो मशरूम के एफपीए, या कहीं पर बी कीपिंग जिसमें हम शहद उत्पादन करते हैं तो उसके एफपीओ बनेंगे। कहीं पर जैसे नागपुर का जो ये बेल्ट है मध्य भारत का, वहाँ संतरा किन्नू बहुत ज़्यादा है, तो उस प्रकार के एफपीए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एफपीओ फसल आधारित भी है, बिल्कुल ज्योग्राफिकल रीजन आधारित भी है। अगर हम बिहार के उत्तरी बिहार के क्षेत्र में जाएं और उधर से पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ मखाना का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अभी हाल ही में मखाना, जैसे आपने मत्स्य पालन का जिक्र किया डॉक्टर यादव जी, तो क्या पशुपालन को लेकर भी एफपीओ बनाए जा सकते हैं? मेरी भूल है ये, पशुपालन, मछली पालन, जो चीज़ें एग्रीकल्चरल मतलब कृषि आधारित कोई भी उत्पादन करते हैं वह सब एफपीओ की परिधि में आते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति के पास जमीन हो या जमीन से जुड़े कार्य कर रहे हो, वह प्रमाण पत्र मैंने जैसे पहले बताया तहसीलदार देता है, दे सकता है। अगर क्योंकि हमारे गांव में जमीनें ज़्यादातर बुजुर्गों के नाम से होती हैं, तो किसी व्यक्ति के नाम से, कोई युवा व्यक्ति है उसके अपने नाम से जमीन नहीं है, तो प्रमाण पत्र के आधार पर वो एफपीओ का सदस्य बन सकता है। अब इसमें एफपीओ में जैसे बताया कि वैल्यू एडिशन, फसलें तैयार हुई, उत्पादन हुआ, उनका भंडारण हुआ, कटाई के बाद में, भंडारण के बाद में, अब इसमें एक एक किसान उस भंडारित वस्तु को शहर तक ले जाएगा बेचने के लिए, तो बहुत सारे ट्रक शहर तक जाएंगे या किसी की छोटी ठेलियां जाएंगी, तो उससे फसल का खराब होने का ज़्यादा चांसेस हैं। एफपीओ के माध्यम से आसपास के किसानों की सारे उत्पाद को इकट्ठा करके एक जगह संग्रहित कर दिया जाता है, कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, बिना कोल्ड स्टोरेज भी काम चल सकता है। उन संग्रहित उत्पादन को एक ही वन गो में शहर तक या दूर दराज के कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जा सकता है कम लागत में। इसके उल्टी दिशा में अगर सोचें हम, जो शहरों में या बड़े स्थानों पर जो इनपुट्स हैं, जिसको हम फर्टिलाइज़र कहते हैं, केमिकल्स कहते हैं, पेस्टिसाइड कहते हैं, इंसेक्टिसाइड कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, वो सारे इनपुट्स किसानों को चाहिए। अब एक इलाके में 100 किसान हैं, 10-12 किसान पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा इनोवेटिव हैं, उनको जानकारी अवेयरनेस है, तो वह शहर से जाकर लिया जा सकते हैं। अब वो किसान 10 बार शहर जाएंगे, एक बार भी गए तो 10 बार, लेकिन एफपीओ के माध्यम से वो सारा इनपुट, वो कागज़ के ऊपर उसकी संरचना हो जाती है, कितने किसानों क्या क्या चीज़ चाहिए। तो वन गो में अगर सबको 50-50 किलोग्राम यूरिया चाहिए, तो वो क्विंटल्स में यूरिया का आयात होता है, तो ट्रक के ट्रक वहाँ पर आ जाते हैं। और जो बड़ी कंपनियाँ हैं, वह जब हम थोक के भाव की चीज़ खरीदते हैं तो हमारे डोर स्टेप पे, यानी कि गाँव के उस क्षेत्र में वह कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फ्री कर देती है और किसान के द्वार तक उसको पहुंचा देती है। तो किसान का उत्पादन को शहर तक पहुंचाना या कंज्यूमर तक पहुंचाना वो कम हो गया, वहाँ पे जो इनपुट्स हैं वो गांव तक आने वो कम हो गए। तो जो हमारी सरकार की योजना है, संकल्प है, इसका जो प्रण है कि हमें किसानों की आय 2 गुनी करनी है, 3 गुनी करनी है, वह मात्र हवा में नहीं है, वो वास्तव में आधार के उसके ऊपर है, आधारित है और प्रमाणित भी हो रहा है। इसके अनुसार जो आपने वक्तव्य दिया है, इसके ये भी हम समझ सकते हैं कि इसके साथ समय और संसाधनों की बचत भी होती है, उसका सदुपयोग भी होता है और कम समय पर ज्यादा तरीके से ज्यादा किसानों को लाभ मिल सकता है एफपीओ के जरिए। एक प्रकार सोची समझी ये एक टूल है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो पंडित प्रेम बरेली जी, मैं आपका रुख करता हूं, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लंबे समय से आप जर्नलिस्ट रहे हैं और सब चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरीके से देश ने मोड़ लिया है, किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में विकास हो रहा है। एफपीओ के गठन से पूर्व जो कृषि की स्थिति थी वो किस प्रकार से आप देखते हैं, और आज जब हमारे देश में 10,000 एफपीओ रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 10,000 एफपीओ अगर रजिस्टर्ड हुए हैं और 10 किसान से भी एक एफपीओ को अगर आप आंकते हैं तो लाखों किसान हो जाते हैं 10,000 एफपीओ में। और एफपीओ के निर्माण के बाद, एफपीओ के रजिस्ट्रेशन के बाद कृषि क्षेत्र में कितना सुधार आया है, और जो कृषि क्षेत्र की रफ्तार है आगे बढ़ने की, वो किस तरीके से आगे जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए, अभी तो कृषि सुधार की शुरुआत में कहूँगा इसको। एक समय था जब पुराने ज़माने में पंचायती राज जब चला करता था, तब किसानों का पंचायती समूह इस पे चर्चा रखता था कि किस किसान को क्या समस्या है, और क्या समूह इकट्ठे होकर उसको सुलझा लिया करते थे। ये मुझे लगता है ये वापस लौट कर उसको संगठित तौर पे या रजिस्ट्रेशन के तौर पे कह सकते हैं, पंजीकृत तौर पे उसको सरकार ने पुनः स्थापित करने की कोशिश की है। किसानों का संगठन बनने से क्या होगा, एक तो किसानों को ये पता चल सकेगा कि समूह में एक फसल को लेके या बहुफसली जो किसान हैं उनको लेके अलग अलग समूह बना के, इससे देखिए जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पहले हम देखते थे कि हर घर में कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित रोजगार हुआ करता था। तो कृषि से संबंधित रोजगार क्या हैं?
चाहे वो लोहार का काम हो, चाहे वो लकड़ी का काम हो, चाहे वो फसलों से संबंधित कोई, जैसे किसी उत्पाद को मक्का है, मक्का पहले हम देखा करते थे कि उसको गांव में भुना, आज भी भुना जाता है, या चावल को भुना जाता है, फिर उससे हम खील या परवल निकलता है या और भी चीज़ें हैं। लेकिन किसानों को इससे ज़्यादा विस्तृत तौर पर लाने के लिए या विस्तृत उत्पादन के लिए फसलों को इकट्ठा करके, एक तो ज़्यादा फसल है तो उसको बाज़ार तक एकत्रित रूप से पहुंचाना और उसका सही मूल्य अर्जित करना। किसानों की जो भागीदारी है, जिसकी जितनी फसल होगी उतना उसको उसी हिसाब से उसको डिवाइड करके दे दिया जाएगा। दूसरा क्या है, किसान उस फसल से अपना कुछ और भी उत्पादन, जैसे गेहूं से दलिया निकालना या आलू से चिप्स निकालना जी, या मिर्च को पीस कर उसका पाउडर बना के बाज़ार में भेजना, या हल्दी का पाउडर बना के उसको पैकेट के रूप में, या मसाले, जहाँ मसाले उत्पादित होते हैं दक्षिण साइड में तो उधर वैसे करना, या पशुओं का है तो पशुओं का इकट्ठा दूध करके उसका घी या दूध या उसको इकट्ठा करके अपने उसमें पैकेट में, यानी एक संगठन अपना एक जो नाम रखेगा उसके आधार पे वो अपना ब्रांड बना के आगे ले जा सकता है। इससे क्या होगा कि सभी किसानों का एक साथ जब बाज़ार में उत्पाद निकलेगा, या उसको परिष्कृत करके, या कह सकते हैं कि उसको जैसे अचारों का होता है या दूसरी चीज़ों का होता है, बहुत सारे चीज़ें हैं, प्रिजर्वेटिव करके उसको भेजा जाए, प्रिजर्व करके, तो मैं समझता हूँ उसको मूल्य अच्छा मिल जाएगा। तो उससे क्या है, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं या बेरोज़गार युवा हैं उनको रोज़गार मिल सकता है, क्योंकि प्रोसेसिंग की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में कई लोगों की ज़रूरत होती है। जी, किसान जी, आपने एक बहुत बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल किया कि इसको आप एज अ कृषि सुधार देख रहे हैं कि कृषि की जो क्षेत्र है उसके सुधार की एक दिशा शुरू हो चुकी है, सुधार के लिए एक कल्पना जो रखी है सरकार ने वो शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर JP दबास जी, आपका हम रुख करेंगे। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जैसे आपने पहले जिक्र किया था कि इनके जो कार्यकारिणी सदस्य होते हैं या संचालक हैं या प्रबंधक हैं, उनका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, संचालक और प्रबंधक या इनकी जो कार्यकारिणी सदस्य होती है उसका चयन कैसे किया जाता है, किस प्रक्रिया को अपनाकर किया जाता है, कैसे आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आप इसके प्रबंधक के तौर पर काबिल हैं, इसके प्रबंधक के तौर पर काबिल नहीं है। साथ ही साथ महिलाओं का योगदान FPO में किस तरीके से है, क्या कार्यकारिणी सदस्य जो इनकी बनती है उसमें कोई रिजर्वेशन है कि महिलाएं को भी आपको इतना सीट देनी होगी, या प्रबंधक के तौर पर महिला रहेगी या पुरुष रहेगा? थोड़ा सा इसके कार्यकारिणी सदस्य को समझाइए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे किसान भाई हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, या किसी भी जाति धर्म से हों, सभी किसान हैं। और इसमें उत्पादक जो हमें वर्ड यूज किया है, इसके सदस्य वही बन सकते हैं जो उसका उत्पादन करते हों। यदि कि आप अगर दूध का कोई FPO बनाना चाह रहे हैं, दूध से रिलेटेड या डेयरी से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, तो इसमें वही लोग इसके सदस्य बन सकते हैं, या जो तो दूध उत्पादन करते हैं, अदरवाइज इसके सदस्य नहीं बन सकते। जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कमी थी कि उसमें कोई भी सदस्य बन सकता था, उसमें ऐसी कोई वो नहीं थी, बंदिश नहीं थी, लेकिन इसमें बंदिश है। और बंदिश के साथ साथ में जब आपने बात की, जो भी हमारे सदस्य बने हैं, मेन जो FPO के मालिक के सदस्य हैं, जो सामान्य सदस्य हैं, इनकी संख्या कम से कम 11 होनी चाहिए। इससे ऊपर कितने भी हो सकते हैं, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 वो बन सकते हैं। ये जो सदस्य हैं, ये अपने डेमोक्रेसी के आधार पे अपने नुमाइंदे चूज करेंगे, इलेक्ट करेंगे, जिनको हम डायरेक्टर बोलते हैं। तो ये सभी डायरेक्टर, जिसमें कोई 5 से लेके ये ऊपर 21, 22, 50 तक भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेंगे आपके कितने सदस्य हैं, आपकी जो बाइलाज हैं उसमें आपने कैसे उसको डिफाइन किया हुआ है। ये जो डायरेक्टर्स हैं ये चूज करेंगे एक चेयरमैन को, जो कि पूरे इसको मैनेज करेगा जी। और ये जो डायरेक्टर हैं, ये जो पूरी हमारी कार्यकारिणी जो चुने हुए सदस्य, जो आम सदस्य के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये उसका CEO नियुक्त करेंगे, जो कि इसको कंपनी को उसको FPO की जो गतिविधियां उसको मैनेज करेगा। और ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये जितनी बार मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में यही डिसाइड करेंगे कि हमारे जो किसान हैं या हमारे जो सदस्य हैं, उनको क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, उनको किस किस खाद की जरूरत है, किस किस दवाइयों की जरूरत है, और कौन कौन सी सहायता की जरूरत है जो कि FPO उनको प्रोवाइड करे, जिससे कि FPO की आमदनी हो। क्योंकि FPO की आमदनी उसी से, जो भी बिजनेस FPO करेगा वो उसी से उसकी आमदनी होगी। तो बिजनेस होना बहुत जरूरी है, और बिजनेस तभी हो पाएगा जब हम अपना पूरा तय करें कि मेरे क्षेत्र में से, यादव साहब ने भी बताया कि हम FPO क्षेत्र वाइज भी बना सकते हैं और प्रोडक्ट वाइज भी बना सकते हैं। बाहर सरकार ने एक और अच्छा काम कर रखा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इनके जो जिला जिस काम के लिए फेमस है, बिल्कुल आप उसके लिए FPO बनाओ, उसके अलावा भी दूसरे बन सकते हैं। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या कि आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का और अच्छा आपको लाभ मिल जाता है, इनका सहयोग मिल जाता है। इसके साथ साथ में मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा, अगर पॉसिबल हो जाए, कि हमें FPO के साथ साथ में कृषि विज्ञान केंद्र
और साथ साथ में जो जिला कृषि अधिकारी या बागवानी अधिकारी या जो हमारा पशुपालन अधिकारी है वो भी इसकी कार्यकारिणी में अगर भाग ले, उनका नुमाइंदा भाग ले, तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ किसानों तक जल्दी मिलेगा और किसानों को जो तकनीकी जानकारी ज़्यादा मिलेगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी कि हमारा सीईओ का जो नियुक्ति होती है वो ये हमारे डायरेक्टर ही करते हैं, और ये सीईओ अगर अच्छा है तो आपका जो एनजीओ जो एफपीओ हो बहुत अच्छा चलने की संभावना है, क्योंकि सीईओ का मुख्य काम यही है कि हमारे एफपीओ को कौन कौन से काम करने हैं, उनमें किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, ये संसाधन हमने कहाँ से लेने हैं, हमें कौन सा लाइसेंस लेना है, कौन सा इसका जो भी ऑडिट होना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जब हम बिजनेस में घुसते हैं तो ये बहुत ही सामान्य चीज़ें हैं, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ तो बार बार जो कर रहा था कि एजुकेशन होना जरूरी है। जब तक सामान्य सदस्य एजुकेटेड नहीं होगा, डायरेक्टर एजुकेटेड नहीं होंगे, तो हम सीईओ से ठीक से प्रोग्राम नहीं करवा पाएंगे। सीईओ जो है किस्म से ये है कि जो योद्धा है उसकी घोड़ी है, यानी कि या उसका घोड़ी समझो या उसका जो भी हथियार समझो, तो हथियार को तभी चला पाएगा जब खुद जो योद्धा है उसको उन सब की जानकारी होगी, और ये हथियार भी तभी काम आ पाएगा जब हम योद्धाओं से ठीक से उसको डायरेक्शन मिलेगी। तो ये हम कोशिश हमें करनी चाहिए कि जितने भी एफपीओ हैं इसमें जो सीईओ है वो ऐसा बने जो या तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो या एमबीए हो या उसका कोई बिजनेस मैनेजमेंट से संबंध हो, जिससे कि वो उसकी सही प्रोग्राम प्लान कर सके। बिल्कुल। और सीईओ को ही जितनी भी मीटिंग होती है उनकी सारी की सारी पूरी आवश्यकता पूरी करनी पड़ती है कि हमें मीटिंग में क्या डिस्कस करना है, क्या इसका एजेंडा होगा, और जो डिस्कशन हुआ है उसकी प्रोसीडिंग निकाल के सबको एजुकेट करना, वो उसके साथ साथ में जो भी इसमें तय हुआ है कि हमें कौन सी चीज़ का प्रोडक्ट कहाँ से परचेज करना है, कौन सा बीज लेना है, कौन सी कंपनी से लेना है, उससे हमें तो ये सीईओ कह रहे उस कंपनी से बीज लेने के लिए हमारी क्या क्या फॉर्मेलिटीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यादव साहब ने अभी बताया, अगर हमें बीज की आवश्यकता है तो राष्ट्रीय बीज निगम भी है और बहुत सारे स्टेट बीज निगम भी हैं, तो ये सभी एफपीओ को अपना एजेंट वो बना सकते हैं, सेल उसमें रख सकते हैं। तो उसके लिए अगर 9 टन यानी कि 90 क्विंटल से ज़्यादा अगर हम सामान खरीदते हैं तो ये डिस्काउंट तो देते ही देते हैं एफपीओ को, साथ साथ में उसकी एफओआर बेसिस पे यानी कि बीज या उसकी सप्लाई उनके डोर स्टेप पे करते हैं। और आज हमारे किसान को इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, खासकर जैसे अगर पशुपालन की बात करें तो उसको कैटल फीड की भी जरूरत है, कैटल फीड की अच्छी क्वालिटी की भी जरूरत है। तो हर किसान ये उसके लिए संभव नहीं है कि वो अच्छी कैटल फीड का प्रबंध कर पाए, लेकिन ये एफपीओ सभी किसानों के लिए जो हमारा सीईओ है वो उसका अच्छा प्रबंध कर सकता है, और उससे हम अच्छी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा, हमारे जो भी सदस्य हैं उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और हम सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठा पाते हैं, साथ साथ में किसानों के विकास की जो चर्चा है वो भी कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें इस किस्म की चीज को बढ़ावा दें, उनको एजुकेट करें, साथ साथ में उनको लिंक करें कृषि विज्ञान केंद्र से, साथ साथ में उनको लिंक करें लाइन डिपार्टमेंट से। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनसे भी इसका लिंक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें इनको आगे बढ़ाना है। तो इनको सपने तभी आएंगे जब हम उसको बहुत सारी नई चीजें दिखाएंगे। और आज हमारा किसान जो बहुत इच्छुक है करने के लिए, खासकर जो नवयुवक किसान है, जैसे हमारे अभी बैठे हैं डागर साहब, तो इस किस्म के जो किसान हैं उनमें बहुत जोश है, लेकिन उस जोश का हम तभी लाभ उठा पाएंगे तब हम उनको ठीक से डायरेक्शन दे पाएंगे। तो मुझे लगता है डायरेक्शन देना, एजुकेट करना बहुत आवश्यक है। डागर जी आपका मैं रुक करता हूँ, जैसे जेपी डबास साहब ने कहा कि अगर कोई एमबीए है या कोई पढ़ा लिखा है वो बेहतर तरीके से एफपीओ को गाइड कर पाएगा, उनके लिए रणनीति बना पाएगा, कैसे मार्केट को लिंक करना है, किसानों को कैसे प्रोत्साहित करना है, इन तमाम चीज़ों को समझेगा। बात आती है छोटे और मार्जिनल किसान की, स्मॉल एंड मार्जिनल किसान की जो संख्या हमारे देश में वो कहीं ज़्यादा है बड़े किसानों के मुकाबले। लेकिन जब बात आती है उन किसानों को जोड़ने की एफपीओ से, क्या वो किसान भाई सक्षम है एफपीओ से जुड़ने के लिए? क्योंकि ना उनका उत्पादन उतना बड़ा हो पाएगा, ना उतनी बड़ी उनकी बीज की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी रहेगा कि जब मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है और मुझे खाली अपनी खेती से अपना जीवन यापन करना है तो मैं एफपीओ से क्यों जुड़ूं? तो उन किसानों के लिए क्या क्षमताएं हैं एफपीओ में? क्या उन किसानों को भी हम मुख्य धारा के विकास से जोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। और ये जो एफपीओ है, जैसे कि डब्बास साहब ने प्रोग्राम की शुरुआत में ही बात कही थी कि अमूल कंपनी जो है एक संगठन है किसानों का, और आज वो कहाँ पर है कि वो हर घर में वो पहुंच चुका है और हर घर में उसका इस्तेमाल होता है। तो जितने भी अपने छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, उनके लिए ही ये एफपीओ का निर्माण हुआ है। उसके पास जैसे आपने शुरुआत में ये कहा था कि उसकी ज़मीन का कोई कागज़ होना चाहिए, खतौनी होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वो उसका भाग बन सकता है और उसका महत्वपूर्ण भाग बन सकता है। हम एक एफपीओ रन करते हैं, हम खुद से एक एफपीओ रन करते हैं, उसमें हमारे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं छोटे छोटे किसान हैं उनके साथ, और सभी ज़्यादातर इस देश में जो हमारे भारत देश में किसानों की संख्या है वो छोटे किसान हैं। उनको उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, उनको बीज सस्ता मिलता है, उनको खाद सस्ता मिलता है, उनके जो उत्पादन होता है उसकी लागत अच्छी मिलती है, उन्हीं के परिवार में से लोगों को रोजगार मिलता है। और एक इसके जो अभी जो एफपीओ पे काम हो रहा है, सुधार के साथ इसमें काम हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है।
और किसान उसके लिए इतने उत्साहित रहते हैं कि औरों को भी जागरूक करते हैं कि एक ऐसी संगठन है जो हमारे साथ काम कर रही है, औरों को भी इसमें जुड़ना चाहिए और औरों को भी इसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। जी। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्टैक्ट मिलता है, उनके साथ वो बातचीत करते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, सरकारी प्रोग्रामों में जाते हैं, वहाँ पे अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, अपने कामों के बारे में बताते हैं। तो जितने भी किसान हैं, जैसे किसी ने कोई भी कार्य किया, किसी ने कोई फसल लगाई, उसका जो प्रोसेसिंग यूनिट लगती है उसमें साथ लगती है, गांव की महिलाएं उसमें काम करती हैं, और जितने भी अपने छोटे किसान हैं वो साथ उसके जुड़ते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर उसमें काम करते हैं और बेहतरीन उसमें मजा आता है। जी, तो ये तमाम सुविधाएं आज एफपीओ के माध्यम से किसानों को मिल रही है, चाहे वो छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो। इसके अलावा कुछ और पहलू एफपीओ के उसको भी हम समझेंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पर रुकने का एक छोटे से ब्रेक के लिए आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम सच के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। चारे में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं सच के साथ, और आज हम कृषि के क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है एफपीओ। कैसे एफपीओ के जरिए किसान भाई सशक्त बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और कैसे किसान भाई एफपीओ का लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर यादव जी, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि छोटे मझोले किसानों की भी भूमिका हमारे देश में कृषि क्षेत्र को आगे जाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है, उनके लिए एफपीओ कैसे काम कर रहा है, उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एफपीओ में क्या संभावना है, एफपीओ से उनको जोड़कर क्या लाभ मिल सकता है? जी, ये जो छोटे, हमारे देश में छोटे किसानों की तादाद बहुत ज़्यादा है बड़े किसानों के तुलना में। अब छोटे किसान को एफपीओ से सीधा सीधा लाभ जो पहुंचता है वो इस लेवल पर पहुंचता है कि छोटा किसान की पहुंच शहर तक नहीं है। मैं एक बार फिर उसी पॉइंट पर आ गया हूं। तो जब एफपीओ बन जाएगा तो एफपीओ उसके अपने ही किसान भाइयों का एक संगठन रहेगा जिन पर वो विश्वास कर पाएगा। तो किसान के मन में जो इमोशनल लेवल पे एक भाव रहता है कि मैं शहर में जाऊंगा तो मुझे वो महंगी दवाइयाँ देंगे, महंगा फर्टिलाइजर देंगे, मैं कि ठगा ना जाऊं। दूसरा ये कि मैं अपने, चाहे वो कृषि उत्पाद में सब्जियां हैं, फल हैं, किसी प्रकार के ढेर सारे उदाहरण हैं जी, कोई भी उत्पादन लेकर शहर जाता है तो उसको ये भय रहता है कि कहीं मेरा उत्पाद वो कम पैसे में खरीदेगा, जो महाजन है या कोई बिचौलिया है या कोई ठेकेदार है, तो ये उसके मन में एक भय रहता है दोनों ही टाइम पे। बिल्कुल। एफपीओ में जो किसान सदस्य होंगे वो उसके अपने गांव के या आसपास के गांवों के होंगे। तो एक किसान दूसरे किसान पर विश्वास जल्दी करता है, उसके ढेर सारे कारण भी हैं, उनको वो कई वर्षों से जानता भी है या जानने लग गया है। बिल्कुल। तो उसके मन में जो एक ठगे जाने का भय है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। एफपीओ के वजह से उसके खेत में या उसके गांव में जो सुविधाएं मिलेंगी, उत्पादन बेचने की भी और इनपुट्स को खरीदने की भी जी, वो चीज़ें बहुत लेवल तक वो जो खाई है वो सक्रिय हो जाएगी, जिससे उत्पादन ना चाहते हुए भी अपने आप में बढ़ेगा जी। उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी आय भी बढ़ेगी। बिल्कुल। ये तो था एक पहलू। अब एफपीओ के इतने ढेर सारे पहलू हैं जिन पर अगर चर्चा करें तो एक चर्चा पे एक पहलू में ढेर सारे उसके बेनिफिट नजर आते हैं। बिल्कुल। अब हमारी सरकार ने संकल्प लिया था कुछ समय पहले कि हम 10,000 एफपीओ बनाएंगे या खोलेंगे। बिल्कुल। वो 10,000 का टारगेट जैसे अभी आपने बताया था वो पूरा हो गया है। 10,000 एफपीओ खोल दिए, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की जो काम था वो हो गया
इसके बाद जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, किसी भी राज्य के एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग और जो वैज्ञानिक हैं, उन सब की भूमिका अब शुरू होती है। वो किसानों को चारों तरफ से एक प्रकार का जिसे कहते हैं संरक्षण, किसान मेहनती है, कड़ी धूप में, बरसते में, बारिश में मेहनत कर लेगा जी, परंतु किसान आज भी उतना ही भोला है, उतना ही इनोसेंट है जितना वो 1950 में था या 1947 में था। इस भाव को समझते हुए सरकार ने जो एफपीओ बनाने का एक प्रण लिया, संकल्प लिया, वो एफपीओ बन गए। तो एफपीओ बनने के बाद जो हमारी आसपास की बॉडीज़ हैं, जैसे नाबार्ड है, एसएफएसी है, वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग है, वो सारी बॉडीज़ ना चाहते हुए भी किसान के संरक्षण के लिए, उसको तकनीकी सहायता देने के लिए, वित्तीय सहायता देने के लिए ढेर सारी एजेंसीज हैं जो सीधे सीधे किसान के कार्य में उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगी, परंतु उसको दूर से ऑब्जर्व करेंगी, उसको सहायता प्रदान करेंगी। ये एफपीओ की बहुत बड़ी ब्यूटी है। उसका सबसे जो बेस्ट पार्ट है एफपीओ का यही है कि किसान खुद अपना मालिक है, अपने उत्पाद का मालिक है, बाहर से इंटरफेरेंस कम है, परंतु बाहर से जो सहायताएं हैं वो पूरी उसको वित्तीय सहायता भी, तकनीकी सहायता भी और संरक्षण की सहायता भी वो उसको प्राप्त होंगी। बिल्कुल। तो मैं एक कवि की मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि आज जीत की रात पहरवे सावधान रहना, 10,000 एफपीओ खुल गए, ये हमारी जीत हो गई, हमें जश्न मनाने की जरूरत है, मना भी लेंगे, परंतु मात्र जश्न मनाने से सारी सार्थकता संपूर्ण नहीं होगी। बिल्कुल। अभी हमें पहरवे मीन चौकीदार को, वॉचमैन को सावधान रहने की जरूरत है। हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, उस एफपीओ को कैसे चलाना है, कैसे उसकी वर्किंग करनी है। ढेर सारे इफ्स एंड बट्स इस एफपीओ में भी हैं। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बरेलवी जी, मैं आपका रुख करता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि बहुत सारे इफ एंड बट्स अभी भी हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है और थोड़ा सा नेगेटिव भी होता है। क्या आपको लगता है कि 10,000 एफपीओ रजिस्टर्ड होने के बाद अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिसको पार करना बहुत ज़रूरी है, और वो चुनौतीपूर्ण हो गई हैं एफपीओ से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं ऐसी? जी बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ इनकी बात से डॉक्टर साहब की, कि देखिए क्या है कि हमारे जो कृषि क्षेत्र है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, जितने भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें। इससे लगभग तकरीबन 60% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें किसानों की संख्या बहुतायत है। तो 10,000 से काम चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ लगभग 1 लाख से ऊपर संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये हर गांव, हर शहर के हर कस्बे और हर गांव तक पहुंचेगा एफपीओ का काम, तभी जाके सारे किसान जुड़ पाएंगे। और किसान अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे किसान हैं जिनको बहुत कुछ नहीं पता होता है। एफपीओ के माध्यम से उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं जागरूकता जब फैलेगी कि उन्हें जुड़ने का मन होगा। और छोटे किसानों की संख्या, जैसा कि कहा गया कि बहुत ज़्यादा है, ये बात सही है। छोटे किसानों को जोड़ने के लिए एफपीओ का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल, और तेज़ी से बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इस देश में जो इतना किसान लुटा है या लुटता रहा है, ख़ासतौर से बिचौलियों के माध्यम से या दूसरे तरीक़ों से, वो उसकी लूट को अगर बंद कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ किसानों की आय भी बढ़ जाएगी। जैसा कि दोगुनी आय का लक्ष्य रखा गया, अभी तक पूरा नहीं हो सका है, तो वो भी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, एफपीओ के माध्यम से किसानों को एक अवेयरनेस आएगी, एक जागरूकता आएगी, जिससे वो ये समझ सकेगा कि उसको क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, उसकी फसल का उत्पादन को लेके या बीज बोने से लेके या उसकी मिट्टी के अनुसार उसको क्या उत्पादन करना चाहिए, या उसकी उत्पादित फसल को कैसे, वो देखिए वो खुद शहर नहीं जाएगा, वो संगठित समूह के साथ रहेगा। उसमें जो निर्णय लिया जाएगा डायरेक्टर्स द्वारा या मार्गदर्शकों के द्वारा या कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाएगा, उस आधार पर उसको काफ़ी लाभ अर्जित होने लगेंगे और वो खुद समझने लगेगा कि उसको कम उत्पादन। तो इन चुनौतियों को पार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा कि 1 लाख एफपीओ का लक्ष्य में रखना होगा, तभी हम तमाम समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। दबास जी, आपका रुख करता हूँ। और ये चीज़ कई किसानों की मांग रहती है, हमेशा से मांग रही है कि बिचौलियों से किसान भाइयों को राहत मिले। किसान भाई बड़ी मेहनत से फसलों को उगाता है, और जब उनकी फसल बाजार में पहुंचती है तो वो 100-50 में बिकती है, जब लेकिन वो मंडी में बेचते हैं तो उतना उनको लाभ नहीं मिलता है। तो क्या एफपीओ के जरिए इस चीज़ को हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट उनका पहुंचा है वही रेट उनको भी मिले? क्योंकि अगर ये मिलने लग गया तो किसान ऑटोमेटिकली समृद्ध हो जाएगा। एफपीओ बनाने का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम किसान की उत्पादन लागत को कैसे कम करें, उसके उत्पादन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं, उत्पाद को कैसे बढ़ाएं, और साथ साथ में उसको प्रॉपर विपणन कैसे कर पाए।
लेकिन जो भी चर्चा चल रही है 10,000 एफपीओ हमारे बन चुके हैं, लेकिन इन एफपीओ में अधिकतर बहुत कम एफपीओ जो बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। तो ये हम ये मान सकते हैं कि इनका स्कूल में एडमिशन हो गया बच्चे का, लेकिन जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तो डॉक्टर नहीं बन सकता या आईएएस नहीं बन सकता या कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। तो यहाँ पे किसानों को अभी हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, और हैंड होल्डिंग दोनों तरीके से करनी पड़ेगी। हमने उनको ये भी बताना है कि सपने कैसे लेने हैं, प्लान कैसे बनानी है, प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या क्या संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को कैसे हासिल करना है, और उन्हीं के जैसे कुछ एफपीओ इन संभावनाओं को कैसे हासिल कर रहे हैं। तो ये प्रशिक्षण और साथ साथ में इसकी ट्रेनिंग देना, हैंड होल्डिंग करना, ये बहुत बड़ी आज की आवश्यकता है। और जब ये आगे बढ़ेगी तो किसान अपने आप जुड़ेंगे, क्योंकि एफपीओ के जितने ज़्यादा सदस्य होंगे, जितनी ज़्यादा उसके पास पूंजी होगी, उतना ही ज़्यादा बड़ा वो उद्योग कर सकता है, उतना ही ज़्यादा अपना कोई नया काम शुरू कर सकता है और उस काम को आगे बढ़ा सकता है। और आज जब सरकार जो स्टार्टअप पे बहुत ध्यान दे रही, खासकर कृषि स्टार्टअप को, तो उनको भी एफपीओ से तभी लिंक हो पाएगा जब हमारे एफपीओ जो है बहुत सशक्त हों और सावधान हों। साथ साथ में जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, इनको भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि आज जैसे अभी बजट आने वाला 2 दिन बाद में, बिल्कुल, लेकिन कृषि से क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जो सबसे बड़ा है, लेकिन शायद इसी के नुमाइंदों से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सबसे कम बात कर पाती है। लेकिन जब एफपीओ बहुत सारे होंगे, एफपीओ का खुद का संगठन होगा, इस किस्म की संस्थाएं होंगी, तो किसानों की जो सही समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचेंगी और सरकार उसको एड्रेस करने का प्रयास करेगी। तो एफपीओ जो है एक सरकार के बीच में, व्यापारी के बीच में, उपभोक्ता के बीच में, और साथ साथ में जितनी भी कंपनियां उनके बीच में एक बहुत बड़ा समन्वय बैठाने का काम करेगी। लिंक है। और ये लिंक जितना भी स्ट्रांग होगा, इतना ही देश आगे बढ़ेगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप जितनी भी, चाहे आपको बीज पैदा करता हो, चाहे कोई दूसरा इनपुट पैदा कर रहा है जो कृषि से कर रहा है, ये बीज भी किसान ही पैदा करता है। बीच में एक एजेंसी उसको प्रोसेस करके उसमें लगभग 90% पैसा कमा लेती है, लेकिन किसान को 10% मिलता है। तो हमें इन एफपीओ को सशक्त करना है कि बीज बनाने की कैसे क्या विधि है, बीज बनाने के बाद उसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उसको पैक करना है, कैसे उसको मार्केट करना है। क्योंकि यहाँ कंज्यूमर भी किसान है, प्रोड्यूसर भी किसान है, लेकिन कमा कोई और रहा है। तो उस कमाई को किसानों तक पहुंचाने के लिए, किसानों को उसमें सशक्त करने के लिए इस ट्रेनिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सरकार का कदम बहुत सही है, सही डायरेक्शन में है, लेकिन इस कदम के साथ साथ में जो आवश्यकताएं अब हैं कि उनको हम ट्रेनिंग दें, उनको हैंड होल्डिंग करें, उनको गाइड करें, किस प्रकार से ऑडिट होगा, किस प्रकार से ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, सीईओ को कैसे हम और ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं, सीईओ को कैसे और ज्यादा एक्सपोजर दे सकते हैं, डायरेक्टर को कैसे कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को लिंकअप करके वो जो तमाम हमें लक्ष्य है कृषि के क्षेत्र में, उसको हम अपना सकते हैं। डागर जी, मैं आपका रुख करूंगा। जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप एक किसान हैं, किसान के तहत अगर किसानों को कोई मैसेज आप देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि एफपीओ की उपयोगिता क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरीके से जो उनकी तमाम समस्याएं वो एफपीओ के जरिए समाधान हो सकता है, उसको सुनिश्चित हम कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं अपने सभी किसान भाइयों को ये एक मैसेज देना चाहूँगा। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी एफपीओ से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अगर वहाँ पे कोई एफपीओ नहीं है या आप उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप अपना खुद का एक एफपीओ बनाइए। बहुत ही आसान है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। अपना एक संगठन बनाइए, आपका संगठन जो उगाता है उस से अपना एफपीओ तैयार कीजिए। उसको तैयार करने के बाद आपकी आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान वहीं पे हो जाएगा। आपको जो चीज़ें खरीदनी है वो आपकी सस्ती हो जाएंगी। जब हमें किसान की आय दुगनी करनी है तो उसको दुगनी तभी होगी जब हम अपना जो खर्चा कर रहे हैं उसको हमें आधा करना है। बिल्कुल। तो उसमें जो हमारा खर्चा आधा होगा वो आपकी एक बचत आएगी। उसके साथ साथ आपको जो एक अच्छी उसकी उपज मिलेगी, उपज मिलने के साथ साथ आपको जो उसका एक अच्छा दाम मिलेगा। और ये बात केवल कहने के लिए नहीं है, सच में साबित होता है। अभी हम बाहर बैठे थे और हम उस पर बात कर रहे थे कि हमें जो उस पर काम करते तो हमने हमारी पूरी टीम एक खाना बनाने के लिए गई, वो हमें कॉन्टैक्ट मिला एफपीओ के जरिए ही। और हम एक बॉलीवुड एक्टर के घर पे अपना खाना बनाने लेके गए। उसमें यही था कि ये किसान बाजरा लगाता है, ये किसान ये लगाता है, उसी से वो रोटियां तैयार की गई, उसी से वो सब्जी तैयार की गई और उसका दाम सभी को मिला। और इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो सभी के साथ बैठ के लिए जाते हैं, तो काफी पारदर्शी होता है, काफी अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर इन तमाम जो सशक्तियां हैं या तमाम समृद्धियां हैं इस किसान के जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने, एफपीओ के माध्यम से उन तमाम संभावनाओं को सुनिश्चित किया जा सकता है, उन तमाम सपनों को साकार किया जा सकता है। और जैसे कि आज के इस कार्यक्रम में सभी बुद्धिजीवियों ने, सभी पैनलिस्ट ने अपने अपने अनुभवों के जरिए बताया कि किस तरीके से एफपीओ के जरिए जो किसान भाइयों को हो रही समस्याएं हैं, चाहे वो एक किसान हो चाहे वो कई किसान हो, उन सबका समाधान एफपीओ के माध्यम से हम कर सकते हैं। एक किसान भाई, हम बचपन से सुनते आते हैं कि संगठन में शक्ति है, उन संगठन की शक्ति को साकार करता है एफपीओ का ये पूरा पैटर्न। एफपीओ से अगर आप जुड़ते हैं तो बेहतर तरीके से कृषि क्षेत्र जो तमाम समस्याएं हैं उसका समाधान आप कर सकते हैं।
सकते हैं। तो आज के सच के साथ में हमने समझने का प्रयास किया कि कैसे एफपीओ से जुड़कर किसान भाई अपनी हर मांग को सुनिश्चित करके पूरा कर सकते हैं, उसका समाधान ले सकते हैं। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे किसान भाई एफपीओ अपने क्षेत्र में जितने एफपीओ चल रहे हैं उनसे जुड़िए, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा किया जाएगा। और खास बात एफपीओ की एक और है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं, अगर आप एफपीओ से जुड़े होते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा फायदा मिलता है, ज़्यादा सब्सिडीज मिलती हैं। इस तरीके से भी आप एफपीओ से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के सच के साथ कार्यक्रम में हम यही समाप्ति की और इशारा कर रहे हैं समय, और हम आपसे विदा भी लेंगे, लेकिन जाते जाते आप सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे। डॉक्टर सतीश कुमार यादव जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े कार्यक्रम सच के साथ में, एफपीओ को लेकर बहुत बेहतरीन जानकारी साझा करी आपने। पंडित प्रेम बरेलवी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जेपी दबास जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सुमित डागर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे इन सभी जानकारियों से हमारे किसान भाई लाभ लेंगे और एफपीओ से जुड़कर जो नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, कृषि क्षेत्र में जो लक्ष्य हमने रखे हैं उसको हासिल करेंगे, और इसी के साथ हमारा देश भी सशक्त होगा, किसान भाई आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारा देश भी महान बनेगा। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।